हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि कहा जा रहा है कि रिड्यूस्ड क्रॉप का रिडक्शन हुआ है, मतलब उसका जो प्रोडक्शन था उसमें कमी आया है। लॉकडाउन डीप इन डिमांड मेक आलू, है ना, पोटैटो जो बोलते हैं उसका हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है आलू। आलू अब नया प्याज बन गया है। इसका मतलब क्या है? आलू द न्यू प्याज। तो जिस तरह से पिछले साल प्याज महंगा हुआ था, उसी तरह से इस बार आलू महंगा होता जा रहा है। अभी आलू जो है पटना के मार्केट में 30 रुपये के जी के आसपास बिक रहा है, और कहीं कहीं 50 रुपये के आसपास भी चला गया, जैसा कि न्यूज़ में दिया गया कि पोटैटो नाउ भर ₹50 पर के जी, जो कि मई में पहले 14 रुपये किलो के आसपास था। वहीं टमाटर भी इस बार अपना रंग दिखा रहा है। टमाटर भी 120 रुपये के जी मिल रहा है पटना के मार्केट में। तो वही यहाँ पे दिखाया गया कि आलू जो है इस बार नया प्याज बनने वाला है, तो न्यू प्याज है, ठीक है। जैसे पिछले बार जो था यहाँ पे प्याज महंगा हुआ था, इस बार आलू महंगा होने वाला है, और टमाटर तो हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यंग एथलीट रन आउट ऑफ होप, नो ट्रेनिंग कैन अफोर्ड इवन मिल। क्या करे कि एक यंग एथलीट थे, उनका सारा उम्मीद टूट चुका है। यहाँ पे क्यों टूट चुका है? तो कहा जा रहा है कि न ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, न ही दूध के लिए भी उनके पास पैसा है, ठीक है। तब वो क्या कर रहे हैं? नाम इनका है मिराज अली। 2016 क्रॉस कंट्री अंडर 16 नेशनल चैंपियन रह चुके हैं विथ हिज मदर एंड यंगर सिस्टर एट देयर होम इन त्रिलोकपुरी, दिल्ली के त्रिलोकपुरी में घर है उनका। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पे सब्जी उनको बेचना पड़ रहा है, ठीक है, फल बेचना पड़ रहा है अपने डेली नीड के लिए। तो अंडर 16 के प्लेयर थे, फिर भी उनका ये हाल हो चुका है अभी लॉकडाउन के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें बताया गया था हरेली फेस्टिवल, ठीक है। कुछ दिन ऐसे ही पहले उत्तराखंड का एक फेस्टिवल था, वो आई थिंक हरेला फेस्टिवल था। ये हरेली फेस्टिवल है जो यहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के सीएम जो है भूपेश बघेल, उनका फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, वहाँ के ट्रेडिशनल वे में, है ना, भूपेश बघेल जो वहाँ के सीएम। तो यहाँ पे देख सकते हैं हरेली फेस्टिवल के दिन एक लॉन्च किया गया गोधन न्याय योजना, ठीक है। हालांकि इस तरह का गोवर्धन इस जस्ट सेम योजना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, जिसका नाम है गोवर्धन योजना, ठीक है। गोवर्धन योजना उस तरह का है, यहाँ पे गोधन न्याय योजना रखा गया है इसका नाम। तो इसके तहत क्या है कि गाय का डंग जो है खरीदा जाएगा ₹2 पर केजी किसानों से। उसका यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा, उसका मैन्योर बनाया जाएगा, और किसानों को बेचा जाएगा ₹8 पर केजी, है ना। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे करती थी कि यहाँ से सस्ता कॉटन ले जाती थी, उसी का फिर मैन्युफैक्चर कपड़ा बनाती थी और उसको फिर इंडिया में बेचती थी महंगा, उसी तरीके से किसानों से ₹2 किलो गोबर लिया जाएगा, उसका कंपोस्ट बनाया जाएगा, और किसानों को ही ₹8 किलो गोबर यहाँ पे खाद बेचा जाएगा, है ना। और इसका नाम रखा गया गोधन न्याय योजना, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि गोधन न्याय योजना किस गवर्नमेंट का है, और उस गवर्नमेंट के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। किस स्टेट का है? तो छत्तीसगढ़ का। और हरेली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। तो इस एडवर्टाइजमेंट से आप 3-4 चीज़ बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला पेज भी एडवर्टाइजमेंट ही था। एडवर्टाइजमेंट था मध्य प्रदेश का सीएम है शिवराज सिंह चौहान। तो इसके तहत यहाँ पे दिखाया कोरोना वॉरियर के लिए यहाँ पे एक स्कीम चलाया गया है, चीफ मिनिस्टर कोविड वॉरियर वेलफेयर स्कीम। प्रोविजन हैज मेड फॉर एड ऑफ 50 लाख टू द फैमिली ऑफ एन ऑफिसर एम्प्लॉय वर्किंग ऑन ड्यूटी व्हाइल डाइंग ड्यू टू कोरोना इन्फेक्शन। यदि कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय कोरोना इन्फेक्शन के कारण डेथ हो जाता है ड्यूटी पे, तो 50 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। ये था किस स्कीम के तहत? चीफ मिनिस्टर कोविड वॉरियर वेलफेयर स्कीम। उसके अलावा यहाँ पे काढ़ा का जीवन अमृत योजना है, ठीक है। जीवन अमृत योजना, इसके तहत क्या है कि मोर देन 3,47,00,000 पैकेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक काढ़ा, है ना, आयुर्वेदिक काढ़ा भी भेजा गया यहाँ पे, हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर जीवन अमृत योजना। तो जीवन अमृत योजना के तहत काढ़ा यहाँ पे बांटा गया है, आयुर्वेदिक काढ़ा खास करके इस तरह के पैकेट में डाल करके। और मेडिसिन आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड डोर टू डोर बाय ग्राम पंचायत और अर्बन बॉडी। तो ग्राम पंचायत के थ्रू इस तरीके से बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश का ही था, जीवन शक्ति योजना आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके तहत क्या है? महिलाओं को बोला गया था मास्क बनाने के लिए, और आई थिंक एक मास्क ₹5 खरीदा गया था। रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन 1000 अर्बन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अंडर जीवन शक्ति योजना। 2 मिलियन मास्क मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इशूड। तो लगभग 20 मिलियन मास्क यहाँ पे खरीदा गया। सो फार अबाउट 10 लाख मास्क हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड मोर देन 1 करोड़ 10 लाख हैव बीन पेड टू द वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसके तहत मतलब याद रखिएगा, जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए बोला गया, और उस मास्क को गवर्नमेंट खरीदी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और न्यूज़ था उसी से, मध्य प्रदेश से, कि मध्य प्रदेश टॉप इन व्हीट प्रोक्योरमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोक्योरमेंट वाला स्टेट कौन हो गया? जहाँ से व्हीट सबसे ज़्यादा खरीदा गया है इस बार, तो मध्य प्रदेश हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश से अब पहले पंजाब था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। उसके अलावा हाल ही में रीवा जो मध्य प्रदेश में जगह, मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्ट है, मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पे रफ एक बनाते हैं, तो ऐसे कुछ आपको मैप मिलेगा ऐसे। फिर यहाँ पे तो ये वाला जो पोर्शन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे रीवा पड़ता है,
तो वहाँ पे एक अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट लगाया है जहाँ पे 750 मेगावाट यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा है, यहाँ पे याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है सोलर का। विल सेव 15.7 लाख टन CO2 इमिशन एवरी ईयर। इसमें जो है लगभग इतना CO2 का इमिशन कम होगा, ठीक है, जो मतलब लगभग 2.5 करोड़ पेड़ के बराबर का होगा। मतलब उतना CO2 इमिशन यदि होता तो उसके लिए 2.5 करोड़ पेड़ लगाया जाता। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड ये रिसीव कर चुका है ये जो प्रोजेक्ट है। 750 सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन विद द कॉस्ट ऑफ इतना करोड़ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें इतना करोड़ इन्वेस्टमेंट लगा है। 76% कंजम्पशन जो होगा मध्य प्रदेश के द्वारा होगा और 24% दिल्ली मेट्रो को बेचा जाएगा, है ना। तो दिल्ली मेट्रो भी अब यहाँ के सोलर के थ्रू जो बिजली प्रोड्यूस होगा उससे चलेगी। 24% इसका जो भी मतलब 750 मेगावाट का है ना, तो 24% लगभग कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए तो लगभग 180 के आसपास आएगा, है ना, 187 आई थिंक आएगा। तो 124% जो भी होगा इसका 180-85 के आसपास आएगा। तो उतना मेगावाट दिल्ली मेट्रो खरीदेगी यहाँ से। फर्स्ट सोलर यूनिट टू गेट फंक्शन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एक है उसके थ्रू पहली बार इसको फंड मिला है। दुनिया में पहला ऐसा मतलब प्रोजेक्ट बन चुका है। हालांकि इसके तहत और भी डिफरेंट मतलब कि प्लांट को फंड मिल चुका है। इंडिया में भी एक कर्नाटका में सेटअप हो रहा है, उसको भी क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के थ्रू पैसा मिला है, लेकिन पहली बार दुनिया में इसी को मिला था। सेविंग ऑफ 1600 करोड़ टू मध्य प्रदेश सेविंग एंड 793 टू दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक दिखाया गया है, आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है कि किस पार्टी का झंडा है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कौन से पार्टी का झंडा है, ठीक है। तो दिखाया जा रहा है कि 1987 का इमेज है, 2020 का इमेज है। दोनों में क्या बदला है किसी को नहीं पता। 33 साल पुराना है ना, 1987 और 2020, 33 साल बीत गए, यहाँ पे 3 दशक बीत गए। कोई बच्चा जन्म लेकर के उसके बाल बच्चा बड़ा हो चुका होगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे पुल जैसा था जो स्थिति पहले था, यहाँ पे ये मेट्रो का पुल है, ठीक है। ये मेट्रो का पुल है, उसके नीचे पहले भी जल जमा होता था, आज भी जल जमा हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भगवान जाने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वीं सेंचुरी का एक मॉस्क था जो डैमेज हो गया लाइटनिंग के द्वारा। तो कल दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो बारिश के कारण वहाँ पे लाइटनिंग भी हो रहा था। ये मॉस्क एक था जिसका नाम था मस्जिद मुबारक बेगम, ठीक है। तो ये लाइटनिंग के कारण ठनका गिरने से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो मस्जिद मुबारक बेगम स्ट्राइकिंग स्ट्रक्चर इन ओल्ड दिल्ली बिल्ट इन अर्ली 19वीं सेंचुरी बाय अ कॉटेशियन सफर्ड कंसीडर्ड डैमेज अर्ली संडे, है ना। तो इस तरीके उसको डैमेज हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको बनवाया गया था 1822 में। इट वाज इन 1822 दैट मुबारक बेगम द सीनियर मोस्ट पार्टनर ऑफ सर डेविड ऑक्टोनरी द ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ मुगल कोर्ट बिल्ड द मॉस्क इन हाज काजी चौक, ठीक है। एक ऑथर के द्वारा ऐसा कहा गया। तो 1822 में मॉस्क बनाया गया था जो कल लाइटनिंग के कारण यहाँ पे डैमेज हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है न्यूज है कि व्हाट इज इटोलीजुमाब। तो जैसे एक टोकलीजुमाब एक मेडिसिन का नाम था, उसी तरह का एक मेडिसिन जिसका नाम इटोलीजुमाब एक नया मेडिसिन है जिसको DGCI के द्वारा अप्रूवल मिला है कोविड-19 के प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द रीपर्पस्ड ड्रग इटोलीजुमाब इज वन ऑफ द न्यूएस्ट ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 अप्रूव्ड इन इंडिया। तो इंडिया में इसका अप्रूवल मिल चुका है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो DGCI है रिसेंटली अप्रूव्ड इज एट नोवल बायोलॉजिस्ट थेरेपी फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज। तो रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए इसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बोला गया है। द डिसीजन ऑल्सो स्पार्क कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो इसका जो डिसीजन था ये कंट्रोवर्सी में इसलिए आया क्योंकि इटोलीजुमाब का जो ट्रायल किया गया था काफ़ी कम लोगों पे किया गया था और फेज़ 3 का ट्रायल इसको एजेम्प्ट कर दिया गया। मतलब फेज़ 3 का ट्रायल जो होता है उससे इसको छूट दे दिया गया कि आप फेज़ 2 के बाद ही डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल पे आ जाइए। तो इटोलीजुमाब इज एन एग्जिस्टिंग ड्रग, तो कोई नया ड्रग नहीं है, अभी पहले से ड्रग है। यूज फॉर अ सोरियासिस अ क्रोनिक स्किन डिजीज। क्या कर रहा है कि एक स्किन डिजीज के लिए जो है यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इन्वॉल्विंग अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सम स्किन सेल डेवलप इनटू रेड पैचेज मोस्टली ऑन द नी एंड एल्बो। तो नी और एल्बो के पास एक लाल लाल धब्बा यदि हो जाता है तो उसमें इसको यूज किया जाता है। बट ऑल्सो सम पार्ट ऑफ द बॉडी। द ड्रग डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड बायोकॉन वाज अप्रूव्ड इन 2013। 2013 से ही चल रहा है। इट इज कंसिडर्ड सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस, ठीक है भाई। वाज इट अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी कोविड ट्रीटमेंट। तो कोविड ट्रीटमेंट में इसका यूज क्यों होने लगा। तो SARS-CoV-2 वायरस हैज बीन ऑब्जर्व्ड टू इंट्रोड्यूस एन ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम जब ओवर रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एक साइटोकाइनाइन स्टॉर्म आता है, ठीक है। साइटोकाइन स्टॉर्म आता है। साइटोकाइन स्टॉर्म कब आता है जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है। मतलब इम्यून सिस्टम जब ज़्यादा हो जाता है तो वायरस के मारने के बजाय आदमी को ही मारने लगता है, तो उसी को बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। तो ऐसा देखा है कि इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कभी कभी ओवर रिएक्ट करता है जनरेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ साइटोकाइन, है ना। जो साइटोकाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है दैट कैन ऑफ सीवियर डैमेज टू द लंग्स, जिसके कारण से लंग्स और भी दूसरे ऑर्गन को यहाँ पर डैमेज पहुँच सकता है। इन द वर्स्ट सिनारियो मल्टी ऑर्गन फेलियर और इवन डेथ। द अप्रूवल फ्रॉम द DCGI इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल। तो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर मुंबई में और दिल्ली में किया गया, उसके आधार पर यहाँ पे
इसको दिया गया ऑर्डर कि हाँ आप ट्रीटमेंट में लगा सकते हैं। द स्टडी फोकस ऑन सेफ्टी ऑफ इफिशिएंसी ऑफ इटोलिजुमाब, तो इसमें एक्चुअली कहा गया कि इससे पहले पेशेंट से पूछना पड़ेगा कि हाँ आपको दें या नहीं दें, ठीक है। तो खास करके ऐसे पेशेंट को जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है, ठीक है, ऐसे पेशेंट को इटोलिजुमाब दिया जाएगा। हालांकि इटोलिजुमाब काफ़ी महंगा है, यहाँ पे देख सकते हैं इटोलिजुमाब जो है काफ़ी महंगा ये इंजेक्शन है। इफ ईच इंजेक्शन रिप्रेजेंटेड एज द 25 ml और 5 ml सोल्यूशन विच इज कॉस्ट 8,000 पर वायल, ठीक है। तो 25 mg का इसका कॉस्ट 8,000 रुपया है। तो आप देख सकते हैं यदि कोई 100 ml यदि किसी को लेना तो 32,000 रुपया एक डोज का उसका पड़ेगा, सिंगल डोज जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द एवरेज बॉडी वेट ऑफ 60 kg, 60 kg का यदि किसी का वजन है किसी आदमी का, तो एवरेज आदमी 20-22 साल का जो होता है उसका 60 kg का वजन होता ही है। तो थेरेपी कॉस्ट ऑफ सिंगल डोज कंप्राइज 4 वायल्स एस्टिमेटेड 32,000 है ना। तो 32,000 रुपये एक डोज का कीमत है, काफ़ी महंगा दवाई है। बीमारी भी तो अमीरों लोगों का है, भले ही गरीब लोगों को यहाँ पे हो रहा है। फ्लड इन काजीरंगा ऑफन डिस्ट्रक्टिव एट ऑलवेज नेसेसरी, तो यहाँ पे कह रहा है कि काजीरंगा में फ्लड आता है, अधिकांशता आता है, डिस्ट्रक्टिव है लेकिन नेसेसरी भी है। तो आपको सुन के अचंभा लग रहा हो कि फ्लड नेसेसरी है, तो हाँ काजीरंगा के लिए फ्लड नेसेसरी भी है, भले ही डिस्ट्रक्टिव हो। तो दिस ईयर असम काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व विटनेस्ड 6 वर्थ फ्लड सिंस 1988, तो 1988 के बाद जो फ्लड जितना आया है उसमें छठा सबसे खराब फ्लड माना जा रहा है। 108 एनिमल इंक्लूडिंग 8 वन हॉर्न राइनोसेरस हैव डाइड सो फार, तो क्या 108 एनिमल इसमें मारे गए जिसमें 8 वन हॉर्न राइनोसेरस भी है। दुनिया में एक सिंग वाला जो राइनोसेरस है सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा में पाया जाता है। 134 है बिन रेस्क्यूड, 134 को रेस्क्यू किया गया। 85% ऑफ पार्क रिमेन सबमर्ज्ड, जो नेशनल पार्क है उसका 85% हिस्सा जो है डूबा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई द फ्लड नेसेसरी फॉर काजीरंगा, तो काजीरंगा के लिए फ्लड जो है नेसेसरी क्यों है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सैंडविच बिटवीन द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड करबी एंगलोंग हिल, तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर एक तरफ है और एक तरफ करबी एंगलोंग हिल है, बीच में काजीरंगा का नेशनल पार्क है। 1055 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज अ फ्लड प्लेन इकोसिस्टम, एक फ्लड प्लेन इकोसिस्टम है विच इज नॉट बीन क्रिएटेड बाई फ्लड, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लड के द्वारा नहीं क्रिएट किया गया, बट ऑल्सो फीड ऑफ इट, जो फ्लड के द्वारा फीड भी किया जाता है। मतलब कि यहाँ यदि फ्लड नहीं आए तो यहाँ पे लोग भूखे मर जाएंगे। द एंटायर एरिया इज फाउंड बाय alluvial डिपॉजिट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज, इट इज अ रिवराइन इकोसिस्टम नॉट अ सॉलिड लैंडमास बेस्ड इकोसिस्टम, एक रिवराइन इकोसिस्टम है न कि सॉलिड लैंडमास बेस्ड इकोसिस्टम है। द सिस्टम वोंट सर्वाइव विदाउट, अगर सिस्टम जब बिना पानी के नहीं सर्वाइव कर पाएगा। द रीजनरेटिव नेचर ऑफ फ्लड हेल्प्स द रिप्लेनिश काजीरंगा वाटर बॉडीज एंड मेंटेन इट्स लैंडस्केप, तो क्या करें कि बार बार फ्लड आने से क्या होता है, काजीरंगा के अंदर जो बहुत सारा तालाब है वो भर जाता है, जिसके कारण से इन फ्यूचर इसको यूज किया जाता है सालों भर। आगे बढ़ते ऑनरेरी वाइल्ड लाइफ वार्डन काजीरंगा उत्तम सहका सेड दैट फ्लड वाटर इज आल्सो फंक्शन एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशिंग, क्या करें कि फ्लड वाटर जो ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए हेल्प करता है फिशिंग को, फिश के लिए। द सेम फिश आर कैरिड अवे बाय द रिसीडिंग वाटर्स इनटू द ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद फिर ये जो पानी जो है वापस ब्रह्मपुत्र रिवर में जब जाता है, इनवे द पार्क रिप्लेनिश द रिवर्स स्टॉक ऑफ फिश, ही सेड। फ्लड्स आर आल्सो अ वे ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, a number of animals especially the old weak cannot survive the floods, only the ones with superior genes survive, सेठ रविंद्र शर्मा वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑफिसर। तो अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो कमज़ोर जानवर होते हैं फ्लड में मर जाते हैं, बाकी जो फिर फ्लड के बाद बचते हैं वो स्ट्रॉन्ग वाले जानवर होते हैं। तो ये भी एक यहाँ पे बताया गया। वेन आर फ्लड डिस्ट्रक्टिव, फ्लड डिस्ट्रक्टिव कब हो जाता है, तो भाई मीडियम फ्लड्स आर वेलकम एवरी ईयर, क्या करें काजीरंगा में मीडियम फ्लड हर साल वेलकम किया जा सकता है, मतलब कि काजीरंगा के लिए फ्लड जरूरी है। एक्सपर्ट फील द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्लड इज वरिंग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लड यदि आ जाए तब वो चिंता का विषय आ जाता है। अर्लियर बिग फ्लड वुड कम वंस इन 10 ईयर, तो पहले 10 साल में एक बार बड़ा फ्लड आता था, ठीक है। नाउ दी हैपन एवरी ईयर, क्या करें कि अब लगता है कि हर दूसरे साल ऐसा आ जाता है। तो पहले जो 10 साल का फ्रीक्वेंसी था कि 10 साल के बाद बड़ा फ्लड आता था, अब हर दूसरे साल आ जाता है, ये चिंता का विषय है। बेरिंग 2018 द बिटवीन 16 एंड 20 हैव फीचर्ड हाई फ्लड, तो जैसे आपने कहा कि 2016 उसके बाद 18 उसके बाद 20 है ना, तो हमेशा हाई फ्लड यानी दूसरे साल ही हाई फ्लड आ जा रहा है, वही यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं कि एक जो राइनोसेरस है किसी तरीके से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला राइनोसेरस है, इसलिए फ्लड से बचते हुए NH37 के पास आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया तो सो हाउ कैन द पार्क प्रिपेयर फॉर फ्लड, तो जब फ्लड हर साल आता है तो पार्क को फ्लड के लिए मतलब कि पार्क को फ्लड के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। द डॉक्टर पांडे सेड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पार्क अथॉरिटी NGO एंड लोकल कम्युनिटीज टाइड वर्क टू टैकल द फ्लड, तो मतलब कि सब मिल करके यहाँ पे कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। तो भाई डिजीज आउटब्रेक डोर टू डोर वैकेशन इज ऑर्गेनाइज एवरी प्री फ्लड, तो फ्लड आने के पहले डोर टू डोर वैकेशन यहाँ पे किया जाता है ताकि कोई बीमारी ना हो। कैंप्स ऑर्गेनाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पोचिंग एंड हार्निंग वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग द फ्लड, तो फ्लड के समय पोचिंग ना हो जाए, ठीक है, या किसी जानवर को मारा ना जाए फ्लड का मौका उठाते हुए यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, इसके लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। मोर ओवर व्हेन द फ्लड हिट सेक्शन 144 इज इम्पेज,
along the NH-37 बैरिकेड्स आर प्लेस। तो जब फ्लड आता है तो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। NH-37 इस एरिया से गुजरता है तो वहाँ पे बैरिकेड लगा दिया जाता है। स्पीड लिमिट यहाँ पे लगाया जाता है, यदि स्पीड लिमिट को कोई तोड़ता है तो उसको फाइन किया जाता है। आर देन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, क्या कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? तो इन 2017-18 द असम गवर्नमेंट बिल्ड अ सीरीज ऑफ 33 आर्टिफिशियल आइलैंड इनसाइड द पार्क। तो 33 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया पार्क के पास में ही, ठीक है, पार्क के अंदर में ही, ताकि जानवर जो है यहाँ पे उस पर चले जाएँ, है ना, मतलब कि पार्क के बाहर ना जाए बल्कि पार्क के अंदर ही ना ऊंचाई पे चले जाएँ। इन एडिशन टू 111 बिल्ट इन 1990, तो 1990 में ऐसा 111 बनाया जा चुका था आर्टिफिशियल आइलैंड, 33 और बनाया गया है। तो वाइल द न्यू हाईलैंड्स हैव हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ कैजुअलिटी ड्यूरिंग फ्लड, सम फील इट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो कहा जाए कि ये जो बनाया गया है 111 पहले से और 33 अभी यानी 144, इससे कैजुअलिटी यानी कि जो खतरा है वो कम तो हुआ है ना, मतलब जानवर मरने वाले के जानवरों की संख्या कम तो हुई है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पानी आएगा तो ये जो ऊंचाई पे मिट्टी से जो बनाया गया इसको भी काटेगा तो एक न एक दिन ये भी मेंटेन हो जाएगा, बराबर पे आ जाएगा। Animal do not take refuge, but there is a not viable to build more highland in since such construction will ruin the natural ecosystem। तो इतना ऊंचा ऊंचा कंस्ट्रक्शन करने से यहाँ का नेचुरल इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे कहा गया। फिर नेक्स्ट है कि दे हैव बीन माइग्रेटिंग टू नेचुरल हाईलैंड ऑफ कार्बी एंगलोन फॉर सेंचुरीज। क्या करें, जानवर जो है इस पर नहीं जाना चाहते, जो आर्टिफिशियल आइलैंड है उस पर जानवर जाना नहीं चाहते, जानवर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा ना, फ्लड आएगा तो। जानवर जो है चाहते हैं कि कार्बी एंगलोन का जो नेचुरल पहाड़ है ना, मतलब वो छोटा वाले पहाड़ जो आर्टिफिशियल बनाया गया उस पर नहीं चढ़ना चाहते, उनको बड़ा वाला चाहिए। वो कार्बी एंगलोन का जो पहाड़ है उस पर चढ़ना चाहते हैं, न कि इस पर। और सेंचुरी सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं, जिस समय आदमी यहाँ पे नहीं था उस समय भी बाढ़ आता होगा, उस समय भी वन हॉर्न राइनोसेरस यहाँ पे रहते होंगे, बाकी जानवर रहते होंगे, और वो कहाँ जाते होंगे तो कार्बी एंगलोन, जैसे कि बोले कि एक तरफ नदी है और एक तरफ कार्बी एंगलोन का पहाड़ है, तो कार्बी एंगलोन के पहाड़ पे ही जाते हैं। सडनली दिस आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन डिड नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। ये जो बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो यहाँ पे बनाया गया है हाईलैंड, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा है। द सोल्यूशन एक्सपर्ट सेड लाइज इन द सिक्योरिंग एनिमल्स कॉरिडोर इंश्योरिंग सेफ पासेज टू कार्बी हिल्स। तो कहा जा रहा है कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन यही होगा कि कार्बी एंगलोंग जाने का जो रास्ता है ना, इंश्योर ये कर दिया जाए कि कार्बी एंगलोंग जाने का रास्ता ना डूबे, है ना। अभी क्या होता है कि बहुत सारे जानवर को तैर के जाना पड़ता है या फिर किसी तरीके से बेचारे मतलब वहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो वहाँ तक का जो रास्ता है कार्बी एंगलोंग, ठीक है भाई, वो तुम कार्बी एंगलोंग पहाड़ पे ही जाओ, छोटा मोटा पहाड़ पे काहे चढ़ोगे, बड़ा ही पहाड़ पे चढ़ो। तो लेकिन तुम उस रास्ते, मतलब कि आदमी को क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए कि उस रास्ते को क्लियर रखे ताकि वहाँ से कोई दिक्कत ना हो। 35 किलोमीटर लॉन्ग फ्लाई ओवर कंस्ट्रक्टेड ऑफ NH-37 वाज प्रपोज बाय सेंट्रल। तो उस रास्ते पे NH-37 आता है, ठीक है, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि एक जानवर किसी तरह बचते हुए कार्बी एंगलोंग जा रहा है, रास्ते में NH-37 आया तो वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, तो इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बनाने का चिंता किया गया, मतलब बात कहा गया। तो फ्लाईओवर आदमी जानवर के लिए नहीं बल्कि आदमी के लिए, ताकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कितना सारा गाड़ी चल रहा है, इसके कारण से यहाँ पे रुक गया है। यदि यहाँ पे ऐसे फ्लाईओवर होता तो गाड़ी ऊपर से चलता नीचे, इसके लिए सेफ पासेज मिल जाता है ना। तो इन अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट बैंड ऑल माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज अलोंग द पार्क साउदर्न बाउंड्री एंड द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर डेट ओरिजिनेट इन द कार्बी एंगलोंग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस एरिया में माइनिंग को भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि स्कूल खोलने के लिए यहाँ पे चल रहा है कि जुलाई 31 से असम जो है अपना स्कूल खोलने वाला है। अब देखते हैं कि खोल पाता है कि नहीं, इन फ्यूचर पता चलेगा। उसके अलावा अगस्त से प्रपोज किया गया दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, चंडीगढ़ में स्कूल खोलने का। सितंबर के में इतना सारा स्टेट है और इतने सारे स्टेट अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिए हैं, वेट एंड वॉच मोड में है कि कोई दूसरा स्कूल खोलेगा, कोई दूसरा स्टेट, और वहाँ क्या होगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, है ना। तो अभी भी ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि 31 जुलाई से असम में खोल ही देगा, फिर अगस्त में बिहार, हरियाणा ये सब स्टेट में खुल जाएगा, लेकिन बस ये उम्मीद यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा अभी ऐसा प्लान किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी ये असम का ही न्यूज़ है कि बूस्टर डाइट स्ट्रीट्स काजीरंगा फ्लड हिट रोड राइनो। तो क्या है कि राइनो जो जा रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ पे बूस्टर डाइट वो खाते जाते हैं। बूस्टर डाइट कहने का मतलब कि रास्ते में जो पेड़ पौधा मिलता है उनको, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, ऐसे घासों को खाते जाते हैं। ये जो होते हैं ऑल्दो दे आर स्ट्रॉन्ग राइनो है पुअर विजन, इनका जो विजन होता है, इनका आँख उतना ठीक ठाक नहीं होता है, इनका विजन काफ़ी खराब होता है। विजन जो द रोड राइनो नियर अ फ्लडेड काजीरंगा, एक रोड राइनो को दिखाया जा रहा है जो काजीरंगा के नज़दीक में, ठीक है, बच के बेचारे जा रहे हैं कार्बी एंगलोंग की तरफ। ऑल राइनो है पुअर आईसाइट, सम लाइक द वन हैड मेड अ हाईवे बिसाइड द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इट टेम्पोररी होम है इवन पुअर विजन। तो क्या कह रहा है कि जैसे सारे राइनो का जो यहाँ पे पुअर विजन होता है, इसी में आदमी अपना कुछ नेशनल हाईवे पास कर चुका है। मेल राइनो अबाउट 30 ईयर ओल्ड was thought to be ill or injured when he swam laboriously out of the flooded KNPTR यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, hold himself on the highway and lay on the asphalt on the evening on July 17। तो जो इमेज उसमें था ना थोड़ा देर पहले इंडियन एक्सप्रेस वाले में, उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि एक
30 साल का कोई राइनो था, माना ऐसा जा रहा था कि वो थक चुका है तैरने के कारण, लगातार तैरने के कारण, और इसलिए वो एनएच पे वो बैठा हुआ था। बेयरिंग द ट्विचिंग ऑफ द ईयर्स ही वाज मोशनलेस, ऑल व्हीकल्स विजल्ड पास्ट। क्या कह रहा है कि कितना भी वो आसपास जो गाड़ी था वो भीसल कर रहा था यहाँ पे तेज़ी से, फिर भी वो मोशनलेस था। हियर रिफ्यूज टू बज 3 days लेटर और अर्निंग द रोड राइनो मोनिकर, बट ही हैड वेंचरिंग आउट अ फ्यूट ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे आफ्टर सम डोजेज ऑफ स्वीट एंड मल्टीविटामिन वेयर गिवन द बंडल ऑफ ग्रास। तो क्या कहेगा कि उसको काफ़ी ज़्यादा विटामिन वगैरह दिया गया ग्रास में करके, ठीक है, और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप वहाँ पे छीटा गया और हाई प्रेशर वाटर गन के थ्रू, तब यहाँ पे जाकर के 3 दिन के बाद वो राइनो उठा। द राइनो हैड इमर्ज फ्रॉम द बंगोरी रेंज ऑफ द 1055 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तो लगभग याद हो चुका होगा हर किसी को कि 1055 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी कॉर्डन, तो अब यहाँ पे कुछ न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही बताना था कि जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पे सो गया था, ये 3 दिन तक ऐसे ही सोया रहा। बाद में इसके ऊपर यहाँ पे घास लाया गया जिसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन वगैरह था। यहाँ पे फिर वाटर गन के थ्रू यहाँ पे आई ड्रॉप छीटा गया, ठीक है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, ताकि इसका आई विजन थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। उसके बाद ये आगे बढ़ा इस तरीके से दूसरे तरफ, फिर ये बेचारा कर्बी एंगलोंग की तरफ अपना गया। आगे यहाँ पे बीएसएफ न्यूज़ में था, ठीक है। एक्चुअली है क्या कि हाईकोर्ट जो है एक प्ली पे सुनवाई किया, सेंटर को यहाँ पे बोला कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका बेनिफिट दिया जाए, प्लीज सीक डायरेक्शन टू द एक्सटेंड बेनिफिट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। तो बीएसएफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बीएसएफ का स्थापना, जो बीएसएफ हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले बॉर्डर को गाइड करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका नाम है, और इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को, 1 दिसंबर 1965 को, ठीक है। तो याद करने के लिए सबसे बेटर तरीका है, 65 में लड़ाई हुआ था किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 65 में लड़ाई हुआ था। उसी लड़ाई के बाद जो है एक ऐसा स्पेशल फोर्स क्रिएट किया। इंडिया में जो कुछ भी फोर्स क्रिएट हुआ है ना, फोर्स क्रिएट हुआ, कोई बॉडी बना है, कोई बड़ी घटना के बाद बना है, ठीक है। तो जैसे 1962 में चाइना से लड़ाई हुआ तो उस समय आईटीबीपी बना था उसके बाद, ठीक है। 26/11 का अटैक हुआ तो एनआईए बना। 2001 में भूकंप आया गुजरात में तो उसके बाद एनडीआरएफ बना है, ठीक है। आप इस तरीके से याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का हत्या किया गया इंदिरा गांधी का, तो उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री के अलग फोर्स बनाया गया, ठीक है, जो यहाँ पे एनएसजी बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इस तरीके से हर एक घटना के बाद ही यहाँ पे बना है। तो 65 में जो लड़ाई हुआ था, जहाँ पे हम लोग लाहौर तक चल गए थे जीतते हुए 1965 की लड़ाई में, ठीक है। बहुत कम लोगों को आई थिंक पता होगा कि 1965 की लड़ाई में इंडिया का लाहौर पे कब्जा हो चुका था। लाहौर इंडियन बाउंड्री से काफ़ी कम दूरी पे, आई थिंक 10 या 12 किलोमीटर पड़ता है इंडिया के बाउंड्री से, ठीक है। तो वहाँ तक हम लोग कब्जा कर चुके थे, बाद में हम लोग पीछे हट गए इंटरनेशनल प्रेशर के कारण। तो बीएसएफ का स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। आपको एक इमेज मिल जाएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, लाहौर का जो थाना था, वहाँ का पुलिस स्टेशन, वहाँ पे इंडिया का झंडा ऊपर फहराते हुए मिलेगा। आप सर्च कीजिएगा 1965 लाहौर थाना इमेज है ना, इस टाइप से समथिंग गूगल में, तो आपको मिलेगा कि वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे इंडिया का झंडा फहर रहा था 2-3 दिन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 97% मुंबई पेरेंट्स अगेंस्ट रीओपनिंग स्कूल। तो 97% मुंबई के जो पेरेंट्स हैं स्कूल को ओपन करने के खिलाफ हैं, वो लोग चाहते हैं कि स्कूल अभी नहीं खोला जाए। 3% ऐसे हैं, ओनली 3% ऑफ पेरेंट्स वांट स्कूल्स इन द सिटी टू स्टार्ट विलेज फ्रॉम अगस्त 1। 1 अगस्त से जो है क्लास स्टार्ट करने के फेवर में 3% यहाँ पे पेरेंट्स हैं। ये शायद वो पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से ऊब गए होंगे उनको पबजी खेलते हुए देखते देखते, इसीलिए, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे 70% ऑफ पेरेंट्स सेड देयर चिल्ड्रन वेर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। 70% पेरेंट ऐसे बोले जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। 23% दे कि कुछ जो है दिक्कत आ रहा है, और 7% है ऑनलाइन क्लासेज वर टू स्टार्ट देयर किड्स, और 7% ऐसे बोले कि हमारे बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए ऑनलाइन क्लास। अब रीज़न चाहे जो भी, उनके पास मोबाइल ना हो या फिर उनका नेटवर्क का इश्यू हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से एनआईए जो है न्यूज़ में था, ठीक है। तो एनआईए के बारे में आज फिर हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक लड़का था जो आईएसआईएस को ज्वाइन कर चुका था, इस्लामिक स्टेट वाला जो है ना, उसको ज्वाइन कर चुका था। केरला से था, ये सबसे पढ़ा लिखा स्टेट जो है वहाँ से था। तो एनआईए के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में, ठीक है, लेकिन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका एक्ट आया था 2008 में। तो एनआईए एक्ट 2008 के तहत इसका स्थापना हुआ था। 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके बाद एनआईए का स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में एमएचए के अंदर आता है, एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका डायरेक्टर जनरल है वाईसी मोदी, और मिलिट्री रिलेटेड क्राइम को देखता है। लेकिन 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिया गया। पावर क्या है, तो आर्म्स, यदि आर्म्स का कोई लीगल ट्रेड करता है या फिर फेक करेंसी का ट्रेड करता है, इस सब केस में एनआईए जांच करेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे कोविड-19 डिले पीएम म्यूजियम वर्क। तो पीएम म्यूजियम एक बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में एक दिन और डिस्कस किए थे, आई थिंक काफ़ी पुराना न्यूज़, करीब 2 महीने पहले ऐसा कुछ न्यूज़ आया था, उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। आज फिर हम लोग पीएम म्यूजियम के बारे में बताते हैं।
पीएम म्यूजियम एक्चुअली 3 मूर्ति भवन को बनाया जा रहा है। अभी इसका नाम जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, ऑलरेडी वहाँ पे एक म्यूजियम है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडल ऑफ प्रपोज म्यूजियम फॉर ऑल पीएम ऑन द प्रेमिसेस ऑफ 3 मूर्ति भवन न्यू दिल्ली। तभी यहाँ पे म्यूजियम जो है, ठीक है, इस तरह का बनने वाला है। लेकिन अभी यहाँ पे एक म्यूजियम है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, ठीक है, उसी का नाम बदल के पीएम म्यूजियम किया गया है, ठीक है, कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का ही क्यों, हर एक प्रधानमंत्री का इसमें रिलेटेड सामान रखा जाएगा और इसीलिए इसका नाम पीएम म्यूजियम रखा गया। अभी इस बिल्डिंग का नाम, उसका नाम है 3 मूर्ति भवन, याद रखिएगा, इसका नाम है 3 मूर्ति भवन। यहाँ पे जैसा कि दिखाया भी गया है, एक पहले रेसिडेंस था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, जब इंडिया के वो प्रधानमंत्री थे, तब उनका एक घर हुआ करता था, सरकारी आवास हुआ करता था, तो फॉर्मर रेसिडेंस था न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू का। 16 साल तक यहाँ पे वो रहे, अपने डेथ तक, मतलब जितने दिन में प्रधानमंत्री रहे लगभग पूरे अपने टेन्यूर तक यहीं पे रहे। 27 मई 1966 को उनका डेथ हुआ था, 27 में 1964 को उनका डेथ हुआ था, तब तक वो यहीं रहे, ठीक है। इसको बनाया गया था जो कैनॉट प्लेस जो आपका दिल्ली में है, उसके जो आर्किटेक्ट थे रॉबर्ट रसेल उनका नाम था, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसको भी बनाया गया। 3 मूर्ति भवन को भी डिजाइन उन्हीं के द्वारा किया गया था, इसके आर्किटेक्ट वही थे। और 1930 से 1930 से यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी में कमांडर चीफ होते थे, मतलब कि आज के आप देख सकते हैं थल सेनाध्यक्ष के टाइप का, ठीक है, तो जो ब्रिटिश आर्मी में कमांडर इन चीफ थे उनका एक घर हुआ करता था, सेनाध्यक्ष का एक घर हुआ करता था 1930 से। लेकिन आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री का घर बन गया और अभी म्यूजियम है उनके डेथ के बाद, जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद, जिसको पीएम म्यूजियम के नाम से जानते हैं। अब जो जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम के नाम से जानते हैं, अभी इसको डेवलपमेंट करके पीएम म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ का आज का कोरोना केस देख लेते हैं। कल के मतलब कि कल 19 जुलाई तक का है, 19 जुलाई के शाम का है, तो 10,77,000 केस यहाँ पे हो चुका है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। डबलिंग रेट जो है और कम हो चुका है, कल 21 डे के आसपास था, अब 20 डे ही पे आ गया है। और 6,77,000 लोग यहाँ पे ठीक हुए, 26,816 का डेथ हो चुका है। महाराष्ट्र 3 लाख को क्रॉस कर चुका है और दिल्ली यहाँ पे 1,21,000, यहाँ पे कल 1400 केस निकला है। दिल्ली अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तमिलनाडु यहाँ पे 1,65,000 केस है, कल वहाँ पे 5,000 के करीब 4800 निकला है। आप यदि जो फर्टिलिटी रेशियो की बात किया जाए तो 2.67 पहले था, अब 2.49 है। यानी कि पहले यदि 100 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे थे तो उसमें से 2.67 लोगों का डेथ हो रहा था, अब ये 2.49 लोगों का डेथ हो रहा है। और पॉजिटिविटी रेट की बात किया जाए तो पहले 7.33 था, अब 7.81 है। यानी कि 100 लोगों का यदि जांच किया जा रहा था तो उसमें 7.33 लोग यहाँ पे पॉजिटिव पाए जा रहे थे, अब 7.81 लोग हो चुके हैं। और कल 38,902 केस निकला है और रिकवर्ड हो चुके हैं 23,672 लोग, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।